तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित सर प्लीज आपसे। सर एक निवेदन है आपसे। हर्ष सर, जी सर। अंकित जी को होस्ट कर दीजिए प्लीज। मैं अंकित जी को 3 न्यूज आई हैं इस वीक में। तो पहली न्यूज तो ये है कि ई वे बिल का इन्होंने पोर्टल चेंज किया है। पहले ई वे बिल 1.0 था, अब ई वे बिल 2.0 है। जो भी हमारा डाटा था, डाटा मर्ज हो चुका है। बस उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आते थे 1.0 में, तो उन ग्लिचेस को दूर करने के लिए इन्होंने पोर्टल में चेंज किया है और नया पोर्टल लेके आए हैं 2.0। बाकी जो हमारा डाटा है, अगर हमें कोई चेक करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम 2.0 पे देखना चाहेंगे तो सारा डाटा हमारा चेक हो जाएगा। एक और एडवाइजरी आई है, जो 3 साल एक्सपायर हो गए, 3 साल से पुरानी जो रिटर्न हैं उनके लिए एडवाइजरी आई थी कि वो हम रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो उसमें यह आया था कि कौन सी रिटर्न और कब तक हम फाइल नहीं कर पाएंगे। तो उसका इन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त से हम जून 22 से पहले कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। GSTR 1 के लिए जून 22 की लास्ट डेट है, 31 जुलाई। GSTR 1 क्वार्टरली वालों के लिए भी, 3B मंथली वालों के लिए भी जून 22 की लास्ट है। 3B क्वार्टरली वालों के लिए भी जून 22 लास्ट है। GSTR 4 21-22 की, 21-22 से पहले अगर कोई आपकी GSTR 4 है वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। GSTR 5, 6, 7, 8 ये सब जून 22 की। और GSTR 9 या 9 से अगर किसी की है तो वो 20-21 लास्ट है। 20-21 की आप फाइल कर सकेंगे, उसके पहले की कोई नहीं कर सकेंगे। 31 जुलाई के बाद ये कोई सी भी रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे, इससे पहली या ये यहाँ तक की। और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो अगस्त के बाद सितंबर में है तो वो यहाँ पे जुलाई, तो इस तरीके से वो आगे चल कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। जो जो मंथ चलते रहेंगे उस मंथ की रिटर्न बंद होती चली जाएंगे। चलिए, हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय सर्वेश वाजपेयी जी आज हमारे बीच में आ चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी ट्रेन लेट चल रही है, तो उस ट्रेन के लेट चलने के साथ साथ हम भी थोड़े थोड़े सब लोग लेट हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम खराब न करते हुए आदरणीय सर्वेश वाजपेयी जी का परिचय मैं आपके सामने रख दूं। उसके उपरांत हम सर्वेश जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपना आज का उद्घाटन शुरू करें। आदरणीय सर्वेश वाजपेयी जी का परिचय। सर्वेश कुमार वाजपेयी एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपके पास ऑडिटिंग, टैक्सेशन, क्रेडिट मैनेजमेंट के क्षेत्र में लगभग 34 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप वर्तमान में SK वाजपेयी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट में वरिष्ठ पार्टनर हैं। आपकी शाखाएं जो है आगरा में है, नई दिल्ली, नोएडा में है। आपकी जो मुख्य कार्य प्रणाली है वो है कि आप ऑडिट ऑडिट फंक्शन का काम करते हैं, जिसमें ऑडिट योजना का प्रबंधन करते हैं, आंतरिक और सामुदायिक अधिनियम के तहत अनुपालन सुनिश्चित कराते हैं, खाता पुस्तकों का सत्यापन करते हैं, सुधार की स्थिति वगैरह करने वाले ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं और आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण के लिए रणनीति तैयार करते हैं और शीर्ष प्रबंधन को उन स्थितियों को रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कराधान कर योजना तैयार करते हैं, आयकर के समय में दाखिल करने और संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मूल्यांकन सुनिश्चित करने में आप निपुण हैं। आपको FBT फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का काफी अनुभव है। आप TDS, FBT, ROC के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में भी कुशल हैं। इसके अतिरिक्त आप GST और अग्रिम कर के तहत समय पर कर भुगतान के और रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था भी करते हैं। मूल्यांकन के लिए आप कर विभाग के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और छूट रिफंड का दावा करते हैं। क्रेडिट प्रबंधन आपकी एक मुख्य विशेषताओं में से यह भी एक क्रेडिट प्रबंधन है, जिसमें प्रस्तावों का मूल्यांकन करना, ऋणों की मंजूरी या वेतन से पहले प्रासंगिक दस्तावेजों और रिपोर्टों की जांच करना, ग्राहकों के साथ का आकलन करना, भुगतान की प्राप्ति और खराब होने की रसीद सुनिश्चित करना शामिल है। आप बड़े क्रेडिट, वाणिज्य क्रेडिट और स्टाफ जवाबदेही आदि अनुपात को संभालने में सक्षम हैं। आपने विभिन्न विभागों के ऑडिट कार्य को संभाले हैं, जिनमें समवर्ती ऑडिट यानी कि कॉर्पोरेट
ऑन करंट ऑडिट, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया आगरा, पंजाब नेशनल बैंक आगरा, एक्सिस बैंक आगरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आगरा, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईसीआईसी बैंक से अन्य बैंकों के आपने ऑडिट किए हैं। सामवेदिक ऑडिट, स्टेशनरी ऑडिट में कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंतरिक और अन्य ऑडिट, इसमें भारत संचार निगम लिमिटेड, रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, यूपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन, सी एंड डी एस, यूपी जल निगम, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, इसके ऑडिट भी आपने किए हैं। आप इनकम टैक्स ऑफिस आगरा, सर्विस डिपार्टमेंट नई दिल्ली के साथ विशेष आडिटर के रूप में सूचीबद्ध भी है। आप सी एन ए जी का ऑडिट भी संभालते हैं, जिसमें नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी पावर लिमिटेड आदि शामिल हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता में 1988 में आपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की डिग्री हासिल की और उसी वर्ष में आपने आगरा कॉलेज से एलएलबी किया था। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा स्वतंत्र निदेशक के डेटा बैंक के लिए सर असेसमेंट टेस्ट परीक्षा भी उत्तीर्ण किया है। इसके अतिरिक्त आपने अप्रत्यक्ष कराधान, बैंकों की संपत्ति लेखा परीक्षा और स्वतंत्र निदेशक के पाठ्यक्रम भी प्रमाण पत्र सहित पूरे किए हैं। आप विंडोज, एमएस ऑफिस, टैली जैसे सॉफ्टवेयर में निपुण हैं। आप सामाजिक और पेशेवर रूप से भी सक्रिय हैं। आप स्वदेशी जागरण मंच आगरा के महानगर संयोजक और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। भारत विकास परिषद के विभिन्न पदों पर आप काम कर चुके हैं। 2013 और 2000 से 2016 तक के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की आगरा शाखा की कार्यकारी समिति की सदस्य भी रहे। इसके साथ ही आप 2014-15 में आगरा शाखा के अध्यक्ष और 2013-14 में CICAA से आगरा के शाखा के भी अध्यक्ष रहे। ये तो था आदरणीय सर्वेश वाजपेयी जी का परिचय। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज का अपना कैपिटल गेन के ऊपर अपना उद्बोधन शुरू करें। आदरणीय सर्वेश वाजपेयी। उसके पहले मैं धन्यवाद। सभी एक मिनट सर, उसके पहले मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट करें। बहुत आवश्यकता पड़ने पर माइक्रोफोन अपने ऑन करें। अब मैं निवेदन करूंगा सर्वेश वाजपेयी जी से कि अपना उद्बोधन शुरू करें। धन्यवाद शैलेश जी, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, पहले तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आज लेट हो गया, क्योंकि एक हमारे डॉक्टर एनपी सक्सेना की वाइफ की आज उठावनी थी, मैं उसमें था और वहां से भाग करके आया हूँ, इसलिए मैं आपसे पहले तो देरी के लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक रखा गया है, कैपिटल गेन टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। कैपिटल गेन टैक्स आज के दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इस पे हम लोगों से आप लोग अक्सर फील करते होंगे, चलते फिरते टेलीफोन पे लोग इंक्वायरी होती रहती है कि कैपिटल गेन हो गया, हमने मकान बेच दिया, आज की डेट में शेयर बेच दिए, म्यूचुअल फंड बेच दिया, इसके कैपिटल गेन हो गया, इस पे क्या करें, कितना टैक्स जाएगा। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और कोई ऐसा एज ए एक्सपर्ट नहीं, मैं आप लोगों के साथ ही चर्चा करूंगा। कहीं पे कोई भी चीज कंफ्यूजन हो तो हम और आप डिस्कशन करके निपटा सकते हैं। हम साथ में प्रेजेंटेशन भी आपकी स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे तो आ रहा है कि इसका पर्पज यही है कि हम इसको आगे बढ़े और कैपिटल गेन पर चर्चा करें। कैपिटल गेन में बजट 2024 में लास्ट ईयर मेजर अमेंडमेंट किए गए थे। उसके बाद से इसकी टैक्स प्लानिंग करना और चीजें करना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट व्यू हो गया। तो इसलिए हम लोग एक रिवाइज करेंगे कि इस बार कैपिटल गेन की रिटर्न भरनी है, क्योंकि पिछले साल 23 जुलाई 2024 से ही ये अमेंड हुआ था, तो इसलिए अब उसकी रिटर्न आज की डेट में आ रही है, तो मुझे लगता है टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, देखिए, इसमें कैपिटल गेन टैक्स और देयर टैक्सेशन क्या है। इसमें जो भी कैपिटल एसेट्स है उसको जब आप सेल करते हो या ट्रांसफर करते हो, जो उस पर कंसिडरेशन मिलता है वो प्रॉफिट होता है। कैपिटल गेन्स रिमेन्स कंसिस्टेंट अंडर सेक्शन 45 में ये है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू सी नो सिग्निफिकेंट चेंज अंडर द प्रपोज्ड न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड। इवन इस साल के बजट में भी कोई चेंज नहीं है और डायरेक्ट टैक्स कोड में भी कोई ऐसी चीज नहीं लिखी गई है। जो मेजर चेंजेस है जो हम आपको बताने जा रहे हैं
कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मेजर चेंज हुआ है। हमारे पास में दोनों मेथड अप्लाई होते हैं। हम इंडेक्स मेथड भी ले सकते हैं या फ्लैट 12.5% टैक्स भी दे सकते हैं। इसमें कौन कौन सी एसेट्स होती है? एनी प्रॉपर्टी हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड हो सकती है, सिक्योरिटीज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के हेल्ड भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी जो यूनिट लिंक प्लान के हैं, ड्राइंग्स, पेंटिंग, एनी वर्क, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारी चीजें हमारी कैपिटल एसेट्स हैं। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग साथ में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो कैपिटल एसेट्स हमारी जो हमें डेफिनेशन दी हुई है उस हिसाब से, अब इसमें कैपिटल एसेट्स क्या नहीं है? जैसे बिजनेस स्टॉक इन ट्रेड हमारी कैपिटल एसेट्स नहीं है। पर्सनल इफेक्ट, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अपैरल, फर्नीचर हेल्ड पर्सनल यूज बाय एज ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। यहाँ पे एक टैक्स प्लानिंग की भी बात आती है कि अगर हम लैंड बिल्डिंग का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कॉलोनाइजर हैं, बिल्डर हैं, तो उस केस में वो हमारी इन्वेंट्री होगी, कैपिटल एसेट्स नहीं होगी, वो हमारी इन्वेंट्री होगी। और इन्वेंट्री पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से टैक्स देंगे, ना कि कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देंगे। तो इसलिए उस एसेट्स को यहाँ पे एक प्लानिंग ये भी आ जाती है जो आपके यूटेंसिल्स हैं, पर्सनल इफेक्ट चीजें हैं। यहाँ पे सपोज अगर आपके पास यूटेंसिल्स हैं चांदी के, क्यों वर्ड यूटेंसिल्स है, पर्सनल इफेक्ट है, बर्तन है, तो बर्तन चांदी के भी हो सकते हैं या किसी और धातु के हो सकते हैं जो महंगे हैं, बट दिस इज नॉट कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स की जो डेफिनेशन दी है वो हमने आपके सामने रखी है कि ये हमारी कैपिटल एसेट्स हैं, यानी कि इनको जब आप सेल करोगे तब आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जिस कैटेगरी में भी आता है उस कैटेगरी में आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर सपोज 2010 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई, हमारे पास दो ऑप्शन है, जितने भी प्रॉपर्टी खरीदी गई अगर उसे हम आज इंडेक्सेशन से नाप लें, या तो हम उस पर इंडेक्सेशन दे दें कि सपोज आज इंडेक्शन 3 गुना हो गया, तो 100 रुपए की वैल्यू 300 हो गई और बिकी है 350 में, तो 50 रुपए पे 20% टैक्स चला जाएगा हमारा। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना लें और सीधे 12.5% टैक्स दे दें। ये हमारे ऊपर है, जिसमें हमको फायदा हो कि टैक्स प्लानिंग करते समय दोनों में से उसको हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 12.5% या 20% जहाँ पर भी एसएससी को बेनिफिट हो रहा है, जहाँ पे टैक्स कम पड़ रहा है, वहां पर हम चूज कर सकते हैं। इसी तरीके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इसमें दो कैटेगरी में बांटी गई हैं चीजें। पहली कैटेगरी तो है शेयर डिवेंचर, शेयर सॉरी डिवेंचर्स नहीं, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, जो कि अगर शेयर 1 साल से ऊपर है तो वो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लेकिन अदर एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, अनलिस्टेड शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सारे 2 साल इसमें माना जाएगा। 2 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी क्या है, तो हमारे शेयर्स हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इनमें तो 20% लगेगा। पहले 15% लगता था, लेकिन 23 जुलाई 2024 के बाद ये हमको 20% यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। पहले 15% होता था। लेकिन और जितनी एसेट्स हैं उसमें खाली आपको इनकम में जोड़ा जाएगा, और इनकम में जो भी चीज आती है, जिस कैटेगरी में भी आते हो, 30% स्लैब में आते हो 30% पड़ेगा, 20% में आते हो 20% पड़ेगा, 25% में आते हो तो 25%। यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन 2 टायर में आपको समझ लीजिए, लिस्टेड सिक्योरिटी जितनी है, होल्डिंग 12 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म कहलाएगी, और ऑल अदर एसेट्स होल्डिंग 24 महीने से ऊपर है। ये पहले 36 महीने हुआ करते, इसको 23 जुलाई 2024 के बजट में चेंज कर दिया गया। उसके बाद इसकी होल्डिंग कैटेगरी 3 साल से घटा करके 2 साल कर दी, यानी कि 2 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में आ जाएगी। लिस्टेड शेयर हो,
बॉन्ड्स हो इसमें या इसमें हेलो। क्वेरी ये थी सर कि हाँ, 23 जुलाई से जो पहले वाले हैं उसमें 3 साल रहेगी या उसमें भी 2 साल रहेगी? किसमें? 23 जुलाई से पहली जो कि प्रॉपर्टी उससे पहले की 3 साल उससे पहले। और उसके ठीक बाद की 2 साल। ठीक। हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ जी। हाँ, अगर सर, हेलो सर, मेरी आवाज हाँ आ रही बोलिए, है? आ रही आ अगर रही। अगर सर साल में 3-4 प्रॉपर्टी हमने सेल करी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ तो एक में हम इंडेक्स के साथ जाना चाहते हैं, दूसरी में विदाउट इंडेक्स जाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपको किसी में भी एक ऑप्शन में हर प्रॉपर्टी को आप अलग अलग करके भी आप चुन सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी में आपको 20 में इंडेक्सेशन में जा सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते। ऐसा कहीं रिस्ट्रिक्शन एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है सर, ओके, हाँ, थैंक यू। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर एक टैक्स प्लानिंग या टैक्स कंसल्टेंसी की ज्यादा जरूरत होगी कि हम किस कैटेगरी में लें, क्योंकि उसमें बहुत से पर्सनल बैलेंस शीट बनाते हैं, बहुत से पर्सनल बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। उसमें क्या खर्चे हुए हैं, क्या बाद में डेवलपमेंट हुआ है, कैसे इसकी टैक्स प्लानिंग करनी है। यहाँ पर टैक्स प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। तो समीर यहाँ जी, पर हाँ, क्वेश्चन है साथ साथ ही लें या सेशन के बाद ले लें? क्या चीज आप आप अगर जैसा चाहें, हम दोनों तरीके से कंफर्टेबल। ठीक है, ठीक है। आप बाद में भी पूछ सकते हैं, अगर साथ में पूछ सकते हैं। बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं, हमको एक तरफा लेक्चर देने में उतना मजा भी नहीं आता है जितना कि ठीक है, साथ साथ कोई अगर होता है। तो आप तो ठीक जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। तो आई थिंक होल्डिंग पीरियड का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमें कब लॉन्ग टर्म में जाना है, कब शॉर्ट टर्म में जाना है। अब सबसे बड़ा रोल आता है 54 की एग्जम्पशंस का। 54 की एग्जम्पशंस में यहां पर 54 की एग्जम्पशंस में जो सबसे पहला 54 का क्लॉज है, वो है हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल करें और उसको हाउस प्रॉपर्टी के बदले आप क्या चीज कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग के थोड़ी सी टिकलिश है। आप देखेंगे Section 54 of income tax provides a significant exemption for the taxpayer who sells a house property or investment in the long-term capital gain into purchasing or construction another residential property. This provision is a cornerstone of the tax planning of individuals dealing with the real estate transaction. A key features introduced allow to the investment up to the 2 houses property. यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे सिर्फ वर्ड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर मकान आपने बेचा उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो आप दूसरा मकान खरीद सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास मकान खरीदने के बाद 2 मकान ना हो। और साथ में यहाँ पे एक बार आपको सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप 2 मकानों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपने एक मकान प्रॉपर्टी सेल करी या 2 प्रॉपर्टी सेल करी और उससे जो कैपिटल गेन हुआ उससे आपने रेजिडेंशियल हाउस दूसरा खरीदा। इसमें क्या है कि अगर आपको दो दो मकान खरीदते हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, उसमें कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, तब आप 2 मकान आप खरीद सकते हो। एक मकान में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर 2 मकान आप खरीदोगे तो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन 2 बार मिलेगा और लाइफ में कुल 1 बार ही मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। अवेलेबल ओनली वंस इन द टैक्स पेयर इन द लाइफ टाइम। If investment is made in only one new house property, there is no such gap on the sale value. यहाँ पर अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कितना भी कैपिटल गेन आप बचा सकते हो। जितना भी कैपिटल गेन है, अगर वो कैपिटल गेन की आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपका सारा बच जाएगा। लेकिन अगर 2 प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उन्होंने कैप लगा दिया 2 करोड़ रुपए। आई थिंक यहाँ पर वर्ड कैपिटल गेन यूज हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत एसेंशियल टर्म है। क्यों यहाँ पर कैपिटल गेन की बात कर रहा है वो, कि कैपिटल गेन जो हुआ है सिर्फ हमें उसी को इन्वेस्ट करने की बात है। लेकिन अगर आप 54F में आएंगे, 54F में पहली बात तो ये है कि हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ करके आपने, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी वो कब खरीदी जा सकती है, कितने दिनों में खरीदती है?
new house property must be purchased either 1 year before or sale of the date of the original property or within 2 years after the sale date. आप 2 साल के बाद भी सेल डेट पे खरीद सकते हो, या 1 साल पहले खरीदी है वो भी कंसिडर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बाद में खरीदनी है तो आपको ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न मे बी 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, जिसकी भी जो भी ड्यू डेट हो, उससे पहले उसे कैपिटल गेन अकाउंट एक खुलवाना पड़ेगा बैंक में, और उसमें सारी कैपिटल वहां पर कैपिटल गेन है। अब 54F में थोड़ा चेंज है, अभी डिस्कस करते हैं उसको। वहां पे उस पैसे को आपको उस बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, जो कि आप 2 साल के बाद तक, या कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो 3 साल के बाद तक आप उस पैसे का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपने लिया, आपका कैपिटल गेन हुआ सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का, और 1 करोड़ रुपए में से आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, तब तक आपने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए कंस्ट्रक्शन में, 50 लाख बचे हुए हैं, तो 50 लाख आपको कैपिटल गेन अकाउंट में खोलने पड़ेंगे, वहां जमा करना पड़ेगा, और 2 साल या 3 साल में आपको खरीदना है या बेच या कंस्ट्रक्शन कराना है तो 3 साल में उस पैसे को यूटिलाइज करना पड़ेगा। हाँ जी मिस्टर अजय जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं। रेफरेंस सर, सर इसमें एक छोटा सा इश्यू है, बिकॉज अगर स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ 54 की हम देखते हैं, 54(2) की या 54 में सर्कुलर 4 में, उसमें लिखा हुआ 139 ब्रैकेट में 139 बंद किया था, प्रॉब्ली वो शायद 2002 से अमेंडमेंट आया था। हाँ, तो ये जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा जमा करने का इश्यू है, हाँ, इसमें उन्होंने बोला था कि ड्यू डेट में 139 बन। नहीं, इसमें सर एक्ट में जो है, एक्ट के हिसाब से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ही है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मे बी कुछ की 31 जुलाई है, या एक्सटेंडेड डेट हो सकती है, या ऑडिट वालों की 31 अक्टूबर है। करेक्ट सर, करेक्ट। 139(1) में जो प्रेस्क्राइब्ड है वो ही है। हाँ, बट बहुत सारे हेलो सर, डिसीजंस, नमस्ते। हाँ, हाँ, जो बहुत सारे डिसीजंस हेलो। वो कहते हैं 139(4) को भी वो परमिट करते हैं सर। सर वो कोर्ट का लिटिगेशन है, लिटिगेशन हाँ, में जाने जी। के बाद तो बहुत सी चीजें हो सकती है, जी, 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 लेकिन जी, यहाँ पे जी। अपन ना लिटिगेशन में जाने की बात तो बाद लिटिगेशन के केस ना डिस्कस करके जो एक्ट की चीज है हम उसी को बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस केस लॉ पे जाएंगे तो केस लॉ में तो छूटे भी हैं और खिलाफ भी है, दोनों जी केसेज, जी 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 दोनों केसेज है। जी तो सर। यहाँ पे जो 139(1) की बात है उसमें के हिसाब से हमें ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ही है, हम उसी पे चल रहे हैं। अदरवाइज तो देखिए अपने लोग प्रैक्टिस में जब एसएससी कुछ करके आ जाता है फिर तो उस हिसाब से बात करने लगते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। है ना। लेकिन आज अभी हम बात यही कर रहे हैं जो एक्ट में है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार बहुत चूक हो जाती है जी। और कई बार तो क्या होती है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 जुलाई से 31 अगस्त बढ़ा दी और बाद में 3 साल बाद हम ही भूल जाते हैं कि उस साल में क्या थी, जी, तो वो भी कहीं ना कहीं उस फाइल में लगा करके रखी जाएगी तो ज्यादा बेटर। करेक्ट सर, थैंक यू सर। ठीक सर, सर थैंक यू। एक क्वेरी और थी सर, हाँ, जो हम कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट लेते हैं सर, सपोज हाँ, कीजिए कि मेरे पास एडवांस मनी अप्रैल में आ जाती है हाँ, और मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, रजिस्ट्री मेरी सितंबर में जाके होती है, तो ठीक क्या है, हमें बेनिफिट मिल जाएगा सर? बिल्कुल मिल जाएगा अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है, ठीक, अगर एग्रीमेंट एग्रीमेंट है रजिस्टर्ड होना आपको मिल चाहिए। जाएगा। हेलो। हेलो हाँ सर। जी, सर मेरे पास पहले एक मकान पहले ऑलरेडी है, और हाँ, मैं एक कैपिटल एसेट सेल करके और दूसरा मकान ले सकता हूँ उसमें? हाँ ले सकते हैं, बशर्ते दूसरा मकान खरीदने के बाद आपके नाम 2 से ज्यादा मकान ना हो। हाँ, खरीदने के बाद उसके बाद अगर मैं फिर लेता हूँ कोई, तो नहीं, उसमें फिर क्या आप ले प्रॉब्लम? लीजिए, आप अपने पैसों से तो कितने भी मकान ले सकते हैं, लेकिन हाँ, कैपिटल यस। गेन का जो बेनिफिट जिसमें ले रहे हैं उस समय 2 मकान से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ, 54F का द्वारा नहीं मिलेगा उसका मतलब, आपका हाँ, कहने का मतलब। हाँ जी, हाँ जी, ठीक 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 है सर। ठीक है ना, वो नहीं मिलेगा। ओके सर, ओके। तो अच्छा, अब 54F पे आते हैं, 54 और 54F में क्या फर्क है, थोड़ा हेलो। ये भी बोल। हेलो। हाँ, हेलो, हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मेरा एक डाउट है। आई हाँ, एम एडवोकेट एनडी बोर्ड के फ्रॉम कोल्हापुर, महाराष्ट्र। हाँ बोलिए। बट इन दिनों मैं लंदन में हूँ, लंदन में। अच्छा, हाँ, अच्छा बताइए। और लंदन में होकर मैं पार्टिसिपेट हुआ हूँ। मेरी हाँ, मेरी सर ऐसा मेरी क्वेरी ऐसी है हाँ, कि मेरा एक प्लॉट मेरा है जो कि मैं डेवलप करने जा रहा हूँ, हम्म, और वो प्लॉट मैंने 2000 में लिया था 10 लाख में। आज हम्म, उसके रेडी रेकनर वैल्यू है 40 लाख रुपए। हाँ, तो आज मुझे कारपोरेशन से परमिशन मिली है, मैं कंस्ट्रक्ट करा हूँ, 12-15 फ्लैट वहां पे बनवा रहा हूँ। और मेरे लिए कम से कम 2.5 करोड़ का
उसमें मैं रखना चाहता हूँ। तो अगर इसमें कैपिटल गेन का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करने का, क्योंकि आज की तारीख में जो मेरा 2000 साल में मैंने 10 लाख को प्लॉट लिया था, परचेस किया था, आज की तारीख में रेडी रेकनर का 40 लाख रुपए वैल्यू है। ये पहला बात, एक पहला। और दूसरा ये भी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट हाउ इट इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द स्टॉक व्हिच आई हैव टू रिटेन। ऐसा है सर जी, आज की बोलिए डेट में आप कैपिटल एसेट से बिजनेस एसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस अभी सर, तक यस तो सर, आपके यस पास में इंडिविजुअल प्लॉट था जो कैपिटल एसेट्स थी। राइट आज राइट जब आप राइट। बिजनेस एसेट्स में उसको कन्वर्ट करोगे तो यहीं पर आपको कैपिटल गेन से बिजनेस एसेट्स में जो डिफरेंस आया है मार्केट वैल्यू का, उस पे यस आपको सर। 2002 के इंडेक्सेशन के बाद टैक्स देना पड़ेगा और फिर बिजनेस एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आप फ्लैट बना के भेजोगे वो बिजनेस के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा 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 सर, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ सर, जो भी अभी टैक्स, जो भी मेरा कैपिटल गेन अभी कन्वर्जन ऑफ माय प्राइवेट एसेट इनटू बिजनेस एसेट बनता है, वो अगर मैं मेरे खुद के मकान में, क्योंकि इसमें से मेरे कम से कम 2 करोड़ के ऊपर मेरा खुद का मकान मैं बनवाने वाला हूँ फ्लैट में, हाँ, तो उसमें वो एडजस्ट नहीं होता अगर आप 54 खुद की का, तरफ। हाँ मैं समझ गया, अगर आप खुद का मकान बनवा रहे होंगे तो बिजनेस एसेट कन्वर्ट में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी पे टैक्स है। ओके, बाकी जो फ्लैट बेचूंगा उसमें तो वो क्लियर तो कट बिजनेस प्रॉफिट जो कन्वर्जन होकर के जिस रेट पे आपने बिजनेस एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया वो बिजनेस का स्टॉक बन गया, उसके बाद तो जो प्रॉफिट एंड लॉस जो वैसे बनता है वैसे बने। अच्छा। और इसके ऊपर टैक्स नहीं बनना है, टैक्स नहीं भरना है क्या? ये दैट इज टू बी एडजस्टेड इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग टर्म क्या बोलते कैपिटल हैं गेन हो गया, मकान उस में। पर अगर एग्जम्पशन आपको मिलेगी, अगर अलाउएबल है तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो टैक्स देना पड़ेगा। ओके सर, लेकिन वो स्टॉक में एडजस्ट नहीं होगा लास्ट टाइम स्टॉक अगर में आप समझिए, आपकी वैल्यू, आपने 1000 रुपए में प्लॉट खरीदा, आज यस की सर, डेट पे उसकी वैल्यू है 2000, तो बराबर है। 2000 माइनस 1000, 1000 रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। और 2000 रुपए उसकी अच्छा वैल्यू बिजनेस कॉस्ट हो जाएगी, इसके ऊपर जो आप जो बनाएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, डिफरेंस डिफरेंस के ऊपर आई हैव टू पे दिस यस टैक्स। यस यस, यू हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स। दैट इज नॉट टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्टॉक। नहीं, जो स्टॉक में जो कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई आपकी, 1000 की 2000 हो गई बस वो। और बराबर, अदरवाइज जो नहीं है नहीं 2000 के ऊपर आपको एज ए बिजनेस टैक्स देना पड़ेगा, 2000 तक आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। नहीं सर, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे लिए जो खुद का वो फ्लैट मैं रखने वाला हूँ वहां से वो एडजस्ट नहीं होती है क्या? फ्लैट अभी आप रखने वाले नहीं हो, फ्लैट तो अभी आप बाद में खरीदोगे उससे दोबारा प्रॉपर्टी बिजनेस एसेट से। अगर फ्लैट 2 साल में आ रहा है तो आप उसे कैपिटल गेन को अकाउंट में जमा करो पैसे और फिर खरीद लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक अब है तो ठीक है सर, बिजनेस में ओके आप सर। कन्वर्ट करने के बाद फ्लैट बनेगा तभी तो खरीदोगे। वो बराबर है, सही है सर, सही है। हाँ हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, सर थैंक यू। सर यदि एक्सटर्नल एसेट, उस केस में क्या होगा? किसमें? अगर ये पैटर्नल एसेट मिली है किसी को, तो उस केस में उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालें? वैल्यूएशन तो मार्केट वैल्यू निकलेगी जो आज की डेट पे। नहीं, उसकी परचेज वैल्यू तो हो नहीं, वो पैटर्नल मिली हुई है उसको। परचेज वैल्यू जो एक है 2000, अगर 2002 से पहले की है तो 2002 का मार्केट रेट किया जाएगा, 2002 से लेके अभी तक का जो हुआ है उसके डिफरेंस पे टैक्स जाएगा। ओके ओके। अच्छा, मेजर अब 54, अच्छा रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जम्पशन लिमिट आपको बता दूं, ये सिग्निफिकेंट अमेंड, ये पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ये अभी आया है पिछले साल के बजट में। सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हैपेंड इन द कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन लिमिट अंडर सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F ऑफ ₹10 crore. The introduction introduces a threshold that did not previously exist, impact high value transaction and requiring careful planning for substantial gains. यहाँ पे 10 करोड़ की एक उन्होंने लिमिट लगा दी है कैपिटल गेन टैक्स का, मैक्सिमम 10 करोड़ तक का आपको मिल सकता है, जो पहले नहीं था। अच्छा, और जो प्रॉपर्टी आप खरीदोगे इसके एवज में, मकान या जो भी आप खरीदने जा रहे हो, वो 3 साल तक आप सेल नहीं कर सकते हो। 3 साल के बाद ही आप सेल करोगे, या 3 साल से पहले सेल करोगे तो जो कैपिटल गेन टैक्स आपका पहले आपने बचाया था वो आपको सारा पे करना पड़ेगा। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। अब 54 और 54F में क्या फर्क है,
यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की चीज है। 54 और 54F में जो समझने की चीज है, 54 में खाली रेजिडेंशियल हाउस जब आप सेल करते थे उसी के कैपिटल गेन के टैक्स की बात होती थी। लेकिन यहाँ पे 54F में अदर देन हाउस होल्ड, इसमें ज्वेलरी भी है, शेयर्स भी हैं, म्यूचुअल फंड भी है, बॉन्ड्स भी हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। ये सारी चीजें 54F में कवर होती हैं। यहाँ पे आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। सेम चीज जो 54 में एग्जेम्पशंस थी वही रूल्स लागू होंगे, लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा चेंज है। टू क्लेम एग्जेम्पशन, टैक्स पेयर मस्ट इन्वेस्ट द इंटायर नेट सेल कंसिडरेशन। 54A में जो था वो खाली कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मांगता था, लेकिन 54F में नेट सेल यानी कि जितने की सेल हुई है वो सारा इन्वेस्ट होना मांगता है। जैसे आपने ज्वेलरी आपने सेल करी, 5 लाख की खरीदी थी, 50 लाख की बेची, तो आपको 50 लाख ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहां पे हमको 45 लाख इन्वेस्टमेंट करके हमारा काम हो जाता। यहां पर आपको 50 लाख पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब 54F की एग्जम्पशन मिलेगी। कि यहाँ पे वर्ड है नेट सेल कंसिडरेशन, वहां पे था कैपिटल गेन। यहाँ पे बहुत माइन्यूट फर्क है, लेकिन ये फर्क कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं और हमको गलत टैक्स प्लानिंग हो जाती है। तो 54F यानी कि अदर देन रेजिडेंशियल हाउस जो भी आप लेंगे, जितने भी आप करेंगे, उसमें आपको नेट सेल कंसिडरेशन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको किसी में भी आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सेम रूल्स हैं, 1 साल पहले या 2 साल बाद या कंस्ट्रक्शन विद इन 3 इयर्स, या जो भी आपका है। अगर आपको पैसा 2 साल में आपको करना है तो कैपिटल गेन का अकाउंट खोलिए, कैपिटल अकाउंट में रखिए, फिर वहां से निकालिए। अगर आप तक नहीं कर पाते हैं तो दोबारा टैक्स पड़ेगा। सिमिलरली जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो 3 साल में आपको अगर बेचोगे 3 साल से पहले तो आपको टैक्स पूरा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम छूट का सेम है 54 और 54F में, लेकिन वहां पर हमारा कैपिटल गेन का हमें इन्वेस्ट करना होता था, यहाँ पे सेल कंसिडरेशन को हमें इन्वेस्ट करना है। ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। और आजकल क्या हो गया, जब से मोबाइल और सारी चीजें पड़ी है तब से आदमी तुरंत लोगों से फोन करके पूछता है, सर हम मकान बेच रहे हैं, इसका क्या करेंगे। तो आपको ऐसा इंस्टिंक्ट लोग पूछने लगते हैं, तो कई बार इन चीजों के जवाब भी उतरे नहीं आ पाते हैं। आई थिंक 54 और 54 का एफ का जो डिफरेंस है हम लोगों को क्लियर हो गया होगा, या कोई कंफ्यूजन है? हाँ बताइए सर, आवाज आप म्यूट किया हुआ है, आप म्यूट हटाइए, आप म्यूट। सर अगर कोई कंसोलिडेट 2 एसेट्स बेच रही है, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और एक अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसके लिए 54F का एक लिया, उसके एवज में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की जाती है। लेट्स से हाँ शेयर्स बेचे हैं या प्लॉट बेचा या ज्वेलरी बेची है, हाँ और एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एंड क्यूमुलेटिव कैपिटल गेन मेरा 10 करोड़ से ऊपर आता है। हाँ दोनों का अलग अलग। और प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल खरीद रहा हूँ जिसकी कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द 10 करोड़, हाँ तो उसमें पहले मैं 54 तक जो मेरे को मिलती है उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई राइडर है ही नहीं मेरे ऊपर। हाँ, उसमें कोई अगर मैं राइडर नहीं है। 54 में आता हूँ, मेरी रेजिडेंट आ जाते, कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द 10 करोड़ रुपीस। 10 करोड़ रुपीस, लेट से 8 करोड़ रुपए मैं 54 में पहले क्लेम अवेल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल। उसमें लॉन्ग टर्म टू लॉन्ग टर्म करूँ, प्रायोरिटी मेरे पास कोई उसमें, मेरे को उसमें स्टैकिंग पैटर्न नहीं दे रखा कि मेरे को सबसे पहले कौन सा लेना हाँ हाँ, कोई पैटर्न नहीं है ना, कोई पैटर्न। तो 54 पे जब मैं जाऊंगा, अगर उसकी एक्सीड कर जाती है वो उसके, क्योंकि मैंने लेट से 8 करोड़ का लिया था और उस समय उसकी कॉस्ट उस समय तक उसकी 12 14 15 करोड़ की कुछ भी थी, तो 54F मेरे को उसको रेस्ट्रिक्शन या डिबार्ड कर देता उस इश्यू को। इसमें सर जो मेरी अपनी राय है, अब इसमें एक्चुअली यो लेवल की बात पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सपोज आपने कुछ कैपिटल गेन 10 करोड़ से ऊपर है, यहाँ पे आपने 8 करोड़ की एक सेल प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले लिया, जिसमें 8 करोड़ में कैपिटल गेन में भी 6 करोड़ या 5 करोड़ जो भी कुछ भी होगा,
तो वहां पर जो बचा हुआ है वो 5 करोड़ कैपिटल गेन की आपको मिलेगी। अगर ईओ लेवल पर तो यही होगा, आगे आप हाई कोर्ट या वहां से केस जीत सकते हैं। सर मैं इसकी नहीं कह रहा, मेरा सवाल ये था कि मैंने जो 8 करोड़ की जो 54 में छूट ले ली, उसकी कॉस्ट थी उस समय, करस्पॉन्डिंग कॉस्ट उसकी 15 करोड़ की, लेट से जो प्रॉपर्टी 8 करोड़, मैंने प्रॉपर्टी 15 करोड़ की खरीदी है, नई प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें से मैंने 8 करोड़ की, या लेट से 10 करोड़ से ऊपर की मैंने 54 उसकी क्लेम ही कर ली, तो 54 एफ मेरे को डिवाइड कर देगा उसके ऊपर, हाँ बिल्कुल डिवाइड कर दे। क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी 10 करोड़ से ऊपर हो गई है। हाँ बिल्कुल वैल्यू होगी, वो आपको खाली उतने का ही बेनिफिट 10 करोड़ का देगा, बाकी पे आपसे टैक्स मांगेगा। और 54 एफ में मेरे को ऐसी कोई राइडर है नहीं मेरे पास, नहीं नहीं, तो 54 एफ के लिए मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। एलिजिबल, थैंक यू बिल्कुल सर, एलिजिबल, थैंक यू सर। बिल्कुल। ओके, अब सेक्शन 54EC क्या है? 54EC में कुछ गवर्नमेंट ने एलिजिबल बॉन्ड्स निकाले हैं, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन है, पावर फाइनेंस कारपोरेशन है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन है। यहाँ पे 50 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन हम बचा सकते हैं अगर इसमें हम इन्वेस्ट कर दें। 50 लाख रुपीस तक की एक लिमिट है कि 50, और इनकी जो वो है टैक्स लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का, 5, और इसमें ज्यादातर ब्याज 5% के आसपास मिलती है, और जो कि टैक्सेबल है। तो यहाँ पर एक प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। क्या इन एलिजिबल बॉन्ड्स में पैसे लगाने भी चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, वो जब आपसे राय लेगा तो हम लोग का रोल एक बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें लगाने चाहिए या टैक्स दे देना चाहिए। तो देखिए, पर्सनल लेवल पे तो मेरी राय ये है कि टैक्स दे देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इनका लॉक, स्पेलिंग लिखा है कि अपने नाम की ओ और सी लिखा है कुछ और। हेलो, हाँ जी, क्लियर है, आगे चले। जी सर जी। ठीक है, अब 54B और 54D, ये एग्रीकल्चर लैंड और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। 54B इज फॉर एग्रीकल्चर लैंड। 54 बोल दिया, ऑफर्स द कैपिटल गेन exemptions फॉर द प्रॉफिट derived फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन द अर्बन एरियाज, provided it has been used for the agriculture by the individual HUF for at least 2 years prior to sale। आप ये ध्यान दे लीजिएगा कि 2 साल पहले तक इसमें क्रॉप लगाई जाती हो, तभी ये एग्रीकल्चर लैंड के लिए एलिजिबल होगी। और द एग्जेम्पशन अमाउंट इज द लोअर ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एग्री अर्बन और रूरल ऑफ कैपिटल गेन इटसेल्फ। इसमें सिर्फ कैपिटल गेन की कैलकुलेट करेंगे, और इससे आप दूसरी एग्रीकल्चर लैंड ही अगर आप खरीदते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। The reinvestment must occur within 2 years from the date of the transfer, and the new list must not be sold for। सेम चीज है, आपको बैंक अकाउंट में अलग खुलना पड़ेगा अगर आपको 2 साल में आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन जो प्लानिंग हो रही होगी वो हो रही होगी कि एग्रीकल्चर लैंड पे सेल पे तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया? ये एक्चुअल में ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो कि अर्बन एरिया में है, लेकिन वो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में नहीं आती है। जो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आती है वो तो एग्जेम्प्ट है ही है, लेकिन एग्री ये अर्बन से रिलेटेड जो कई बार है जो हमारी ईयर उसमें कवर नहीं होती है, और वहां पे 2 साल पहले तक 2 साल तक फसल हो रही है, तो हम उसे एग्रीकल्चर में कवर करके दोबारा से एग्रीकल्चर अगर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर एग्रीकल्चर खरीदना चाहते हैं, तो हम एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ये भी एक टैक्स प्लानिंग का बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि आजकल शहर के साथ साथ जमीनें बहुत सी ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन से तो बाहर हो रही हैं, लेकिन वहां पे 2 साल एग्रीकल्चर हमारी फसल हो रही है। दिस इज क्लियर? सर क्या ऐसे एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट में अर्बन एरियाज में ही लेनी पड़ेगी या हम कहीं पे भी ले सकते हैं सर नहीं, एग्रीकल्चर इसमें लैंड? बेसिकली बाय द इंडिविजुअल फॉर 2 years पर द एग्जांपल ऑफ लोअर इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर लैंड अर्बन और रूरल। इसमें लिखा तो अर्बन और रूरल है, लेकिन वो एग्रीकल्चर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और मुझे लगता है कि सेफर साइड यही है कि आप रूरल एरिया जो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आती है आप उसमें ही लेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, वरना एग्रीकल्चर तो
जमीन में आइडेंटिफाइड है, ये तो होनी ही चाहिए। थैंक यू सर। ये और अगर प्योर एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन जो अपनी है, जिसमें कि ये ईयर एरिया से नापा जाता है, उस जी डेफिनेशन में आ रही तो वैसे कोई टैक्स पड़ेगा ही नहीं। लेकिन आजकल मैक्सिमम केसेस में जो शहर से लगी हुई जमीनें एग्रीकल्चर की जी बिक रही हैं, वहां पे जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इस चीज को अपन ध्यान रख सकते हैं और हम कर सकते हैं। सर एक क्वेरी और है थोड़ा सा इससे हाँ, अलग। एक प्रॉपर्टी परचेज की है 2003 में। ठीक है। जिसने परचेज की उसने उस टाइम उसने कोई आईटीआर फिल नहीं की। हम्म। और उस टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट वैल्यू थी 3 लाख रुपए। हम्म। और उसका जो लेन देन हुआ था वो 1.5 लाख रुपए का हुआ था। ठीक ठीक आज की डेट में वो सेल हो रही है 20 लाख रुपए की सर। ठीक। तो जो हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे उसमें हम परचेज वैल्यू क्या लें सर? 1.5 लाख। प्लस 1.5 लाख। 1.5 लाख स्टम्प पेपर, तो उसका रीजन है कि 2010 के बाद वो अमेंडमेंट आया था कि जिसमें कि मार्केट वैल्यू पर ही परचेज और सेल पे देना पड़ा। 2010 के बाद जो खरीदी गई उसमें तो वो वाली वैल्यू काम कर जाएगी, लेकिन 2003 की वैल्यू में 1.5 लाख ही काम करेगी। थैंक यू सर। ठीक है सर। जी 54D इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आपको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेक्शन 54D जो डील करता है, एड्रेस कैपिटल गेन आस्किंग फ्रॉम द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यूज फॉर द इंडस्ट्री टू क्वालिफाई द प्रॉपर्टी मस्ट हैव बीन यूज फॉर द इंडस्ट्रियल बिजनेस फॉर 2 years प्रोसीडिंग टू ट्रांसफर। कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बिकती है, एक्वायर की जाती है या किसी वजह से, लेकिन वो अगर 2 साल पहले से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग चल रही है तो इस लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आ जाएगी। और एसएससी मस्ट एक्वायर न्यू लैंड एंड कंस्ट्रक्ट ए न्यू बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज विद इन 3 years। 3 साल में उसे बनवाना पड़ेगा। एग्जेम्पशन कवर्स द एंटायर कैपिटल गेन, यहाँ पे भी वर्ड कैपिटल गेन ही है, इक्वल टू एक्सीड द सेल कंसिडरेशन, otherwise it is limited to the cost of the news and you must be deposited। यहाँ पे भी वही आएगा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से पहले आप 3 साल में बनवा सकते हो, लेकिन आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। ये इंडस्ट्रियल, यानी कि हमारे पास में हमने 54 डील कर लिया हाउस प्रॉपर्टी के लिए, 54F डील कर लिया अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के लिए, 54B एग्रीकल्चर लैंड के लिए और 54D इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है। टैक्स प्लानिंग यहाँ पे क्या है, जो अपने खासतौर से शेयर्स म्यूचुअल फंड आज की डेट में काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें पहले 1 साल में 1 लाख रुपए थी, अब जिसको कि 23 जुलाई के बाद से 1.25 लाख कर दिया गया है, पिछले फाइनेंशियल ईयर से 1.25 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। इवन म्यूचुअल फंड, सपोज आपका कोई आपने 5 लाख रुपए का लिया और 2 साल में 6.25 लाख का हो गया, तो आप क्या करिए, उसे एक बार कैश कराइए और फिर से म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, तो आपका 1.25 लाख रुपए की कॉस्ट उसमें जुड़ जाएगी और 1.25 लाख रुपए तक का आपको टैक्स प्लानिंग नहीं आएगा। तो इसलिए हर बार म्यूचुअल फंड के जरिए ये प्लानिंग की जा सकती है कि हम इसको 6.25 लाख रुपए या 1.25 लाख तक के प्रॉफिट को एक्रूट करके या उसको एक बार बेच करके या स्विच करके हम उसे खरीद सकते हैं। या सिमिलरली शेयर्स में भी ये होता है, आप उसे बेचिए और फिर खरीद लीजिए, तो 1.25 लाख तक का प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं जाएगा, अगले 1.25 लाख को कॉस्ट में जुड़ जाएगी। तो ये टैक्स प्लानिंग का एक नया एरा है, जहां पर हम लोग अपना दिमाग लगा करके हम इसको टैक्स पेयर को टैक्स प्लानिंग बचा सकते हैं। तो आई थिंक कि ये न्यू एवरेज फॉर टैक्स प्लानिंग आपकी समझ में आ गई होगी। इस कैपिटल गेन के हिसाब से हम अपनी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। एक आपको हमने बताया था, पर्सनल इफेक्ट पे कोई कैपिटल एसेट्स नहीं है, इसलिए कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं होगा, वो भी एक टैक्स प्लानिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस तरीके से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और शेयर म्यूचुअल फंड में 1.25 लाख तक के एग्जेम्पशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी इसके लिए नए हमारे रूल सर्कुलर एक्सप्लोर जो सारी चीजें होती रहती हैं,
रोजीना कोई नए सर्कुलर आएंगे, नई चीजें आएंगी, उनको हम पढ़ सकते हैं। अब हम इसके अलावा अब हमारे अभी तक का जो हमने लेक्चर लिया है या जो भी बात हुई, तो इसमें अगर हम लोग आपस में डिस्कस कोई करना चाहे तो यूजुअली डिस्कस कर सकते हैं। बताइए कि किसी की अभी कोई क्वेरी हो या कोई और हो तो हम लोग ग्रुप पे डिस्कशन कर लें। कोई भी चीज हो बताएं। हेलो हाँ, सर, 87A के रिबेट के बारे में बता दो कुछ, इसमें क्या किसके है 87A का हैं, किसका सर? जो उसका 87A का रिबेट सर, जो 25,000 की रिबेट मिलती है ना सर। लॉन्ग टर्म में उसमें उसमें क्या प्रोविजन है इसकी, शेयर वगैरह की? नहीं, वो तो आपको ओवरऑल आपको टोटल मिलाकर 25,000 किसी भी केस में हो वो आपको रिबेट मिल सकती है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसका कैपिटल गेन का तो है, लेकिन उसके साथ में मेजर जो टैक्स प्लानिंग का पार्ट है वो 1.25 लाख का ही है, जो शेयर्स के अंतर्गत है। बाकी तो 25,000 वाली तो बेसिक छूट है, बेसिक तो आप ले ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म का कोई उसमें बाहर तो नहीं है शेयर्स का, कैपिटल गेन नहीं का नहीं ही? नहीं नहीं, ठीक उसका कोई ठीक। सर एक ये क्वेरी आती है कि जो लॉटरी वाली इनकम है, हाँ, तो उसमें 25,000 की एग्जेम्पशन ली जा सकती है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, उसमें नहीं लिया नहीं। और सेम प्रोविजन मुझे लगता है 115 DBJ जो अभी विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन लॉटरी गेम्स चल रही है, नहीं नहीं, उसमें उनमें किसी में भी नहीं है, वो नहीं है, वो तो आपको स्टेट पे टैक्स देना ही पड़ेगा। अच्छा हाँ सर, क्योंकि क्रिप्टो में अगर 100 रुपए की भी इनकम हो जाती है तो फिर वो टैक्स देना अब ही वो पड़ता वो है। वो 30% टैक्स देना पड़ेगा। सेम लॉटरी में भी है, बल्कि लॉटरी में क्या है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो सरचार्ज अकॉर्डिंगली और बढ़ जाता है। अगर तो सपोज सर अगर आपकी 30% टैक्स है और आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज, उस पर सरचार्ज और पड़ेगा। अच्छा ओके सर, इसमें मेरा एक बस छोटा सा क्वेरी ये था कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ITR ही फाइल नहीं करता है, वो सिर्फ उसकी 10-20,000 की इनकम है, उसको हाँ, अगर ये विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन से 200-500 की इनकम हो जाती है, तो इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल ITR और यस नॉट? यस यस यस, उसे फाइल करना चाहिए, कंपल्सरी। फाइल ओके, करना है। आज की डेट में जो स्थिति आ रही है, जो गवर्नमेंट के पास डाटा कलेक्ट हो रहा है, यस सर। रिक्वायरमेंट उसको है या नहीं है, हम लोग तो यही सलाह देते हैं आप ITR फाइल करो। उसका यस TDS ही होगा ना जी उसका? यस जिसका सर, जिसका TDS कट टीडीएस जाता कट गया, जिसका जिसका गया टीडीएस तो कट गया, उसको वो ITR फाइल करनी ही चाहिए। है। ओके हम्म। ओके सर, थैंक यू। सर्वेश सर, ये 87A की रिबेट अगर किसमें किसी का सर? शॉर्ट टर्म 87A की रिबेट अगर किसी हाँ, का शॉर्ट टर्म गेन है तो मिलती है नहीं मिलती है? शॉर्ट टर्म में मिलेगी, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मिलेगी। शॉर्ट टर्म में जितनी आपको बेसिक 87A की अगर रिबेट उससे इनकम कम है तो वहां तक आपको छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते शेयर डिवेंचर के केस में आपको 20% वाली स्लैब में आएगी, वो भी आपकी 87 वाली तक की लिमिट में कवर हो। 87A की रिबेट मिलेगी उसमें हाँ, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में? हाँ, मिलेगी मिलेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मिलेगी, मिलनी चाहिए। अगर कोई नहीं देता है तो गलत है, क्योंकि हमारी कमी अगर उसकी और इनकम में नहीं है और इनकम वहां तक कवर होती है तो उसे बेसिक वाली एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। नहीं, अगर उसकी 44 ADM में भी इनकम है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है हाँ, तो उसको 87A की रिबेट मिलेगी मेरे 44 हिसाब से। एडीए 44 एडीए में कितनी इनकम है डिपेंड उस पर करता है ना। मतलब वो तो एक्चुअल में क्या है, टैक्सेबल इनकम है वो, हाँ मतलब अगर उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है तो हाँ 87A की लाइक रिबेट डिसअलाउड कर दी है। आप बात समझिए, अगर शेयर डिवेंचर्स की है तो पड़ेगा 20% वाली स्लैब, उसमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी या किसी से शॉर्ट टर्म हो रहा है तो मिलेगी। वही मैं बता रहा हूँ, 20% वाले स्लैब में उसमें लाइक डिसअलाउड कर दिए। हाँ, उसमें 50% डिसअलाउड मैंने डाला। उसमें डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, इसमें कुछ अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ केस लॉ देखेंगे ऊपर। ITO तो डिसअलाउ करेगा अगर केस आ ITO गया, डिसअलाउड कर दिया उसने, ITO ने कर लेकिन दिया। आगे जाके आपका छूट सकता है। नहीं मिलेगा सर, आगे भी नहीं मिलेगा। आगे भी मेरे हिसाब से मिलेगा नहीं 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 सर। मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये नहीं, नया आप देखिए, अगर इसको ढूंढेंगे ढंग से करा जाएगा तो मिल सकता है। सर मेरा इसमें मेरे व्यू हिसाब ये से है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से टेक्निकली या प्रिंसिपली उसे मिलना चाहिए। सर जो 2024 का एंड था उसमें वो मिलेगा, क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट ने उसका फॉर्म भी किया था, यूटिलिटी आई थी। इनफैक्ट CPC ने उसे ग्रांट नहीं किया है, बट 25-26 में उन्होंने बहुत कैटेगरी बोल दिया था कि अगर कोई स्पेशल रेट करेक्टर स्पेशल टैक्स इंक्लूड होती है तो इट से विन उसे नहीं मिलेगी। यस, हाँ, आप सही कह रहे हैं। ITO बिल्कुल ही नहीं देगा, इसके लिए ITO केस नहीं, ला मैं सर की मैं मतलब उसमें कोई भी शायद नहीं दे पाए,
हाँ नहीं क्योंकि हो सकता है, आप सही ये कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, शायद मेरे को लगता है वो एमएमआर के लिए बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट्स के लिए बात हाँ जी, कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ एमएमआर जी, हाँ स्लैब पे ही लगेगा, बट उसके ऊपर नहीं लगेगा सर। हाँ ये मेरा हाँ। व्यू है सर जी। नहीं ठीक कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नए एक्ट डिसअलाउड में हो भी गई तो मिली नहीं थी। नए एक्ट में भी नहीं मिलेगा सर ये, हाँ उसमें तो बंद ही कर दिया। नहीं आप सही, इनके हिसाब से नहीं मिलेगा, ये भी लिटिगेशन का ही पॉइंट है, तो नहीं मिलेगा। हाँ, जो वही सर। नया कोड आ रहा है सर, उसमें भी तो बंद कर दिया ये रिबेट। हाँ हाँ। नहीं नहीं मिला है, उसमें मिला नहीं है सर। हम्म। 1 जुलाई से आया ये वाला, हाँ जी जी। 1 जुलाई 2000 से आया। सर मेरा एक और डाउट है, लेकिन वो सर थोड़ा वेबिनार के टॉपिक से हट के है। इफ यू कैन पुट सम लाइट ऑन इट सर, ये जो नया पार्टनर्स के रेमुनरेशन के ऊपर टीडीएस आया है, वो सर अगर हाँ आप थोड़ा लाइट दे पाएंगे उस पे। देखिए अभी चालू हो रहा है, तो अब उसमें तो देखिए ऐसा है, आपकी डीड क्या कहती है उस पर डिपेंड करेगा। डीड दो तरीके से बनती है, एक तो आप रेमुनरेशन खोल के बात करते हो कि हर महीने इतना दिया जाएगा, तो फिर आपको हर महीने टीडीएस काटना पड़ेगा। एक अगर ओके आपके डीड में आपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिखा है जो साल के एंड में एलोकेट हो सकता है, तो ओके आप 31 मार्च को इकट्ठा में भी आप दे सकते हो। देखिए ओके ये सर आपकी डीड की लैंग्वेज क्या है, डीड ड्राफ्टिंग में क्या लिखा हुआ है, डीड ड्राफ्टिंग में लिखा हुआ है 50,000 पर मंथ देंगे, 60,000 पर मंथ देंगे, तो उस तरीके से बेस हो जाएगा। ओके अगर आप ये लिखते हो कि हम साल के एंड में ही देंगे, यस तो साल के एंड में देंगे तो टीडीएस भी साल के एंड में ही कटेगा। सर अगर ओके परसेंटेज के हिसाब से लिखा है तो 31 मार्च को भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो तो जब हम एग्जैक्टली हाँ, तो साल के एंड में ही होगा, तो 31 मार्च को ही होगा। साल तो में एंड में सर कैलकुलेट होगा नहीं, जब बुक्स बनाएंगे ऑर्डर कराएंगे तभी नहीं, पता बुक्स चलेगा ना। बुक्स बनाने से मतलब नहीं है, वो तो ये मान के चलते हैं कि आपको 31 मार्च का हो गया, अगर कोई प्रोविजन है तो 31 मई तक आपको टीडीएस जमा करना पड़ेगा। वो हम्म पॉसिबल नहीं है सर, हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली तो बहुत सी चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर जो एक्ट के हिसाब से लैंग्वेज है उस हिसाब से आपको 31 मई तक तो जमा करना तो करना ही पड़ेगा, पड़ेगा। प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता सर, मतलब कितना काटेंगे। मैं वो कंपटीशन आप जो करूंगा इनकम की। आपको अंदाजे से आप काट लीजिए, थोड़ा ज्यादा काट लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, हाँ, थोड़ा ज्यादा काट लेंगे तो सेफ साइड पे रहेंगे। हाँ सेफ साइड में उसका जी यही तरीका है। जी सर। सर जय माता दी, एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ बताइए सर। भाजपा सर जी मैं थोड़ा पूछ रहा ज्यादा था जो आपने शेयर्स जी थोड़ा ज्यादा मत कटवाओ, थोड़ा कम। शेयर्स के बारे में आपने बताया था अभी, जो कि हाँ 1.25 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ। तो सर यदि 1.5 लाख होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? थोड़ा सा एक्सीड हो जाता है। उस केसेज में 25,000 रुपए पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, 1.25 लाख की छूट मिल जाएगी, 25,000 पे 12.5%। अच्छा अच्छा, मतलब जितना 1.25 लाख से एक्सीड होगा उस पर टैक्स देना उस पर पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा। और हम उस पर सर इंडेक्सिंग भी नहीं जा सकते? काहे क्या? इंडेक्सिंग में? नहीं इंडेक्सिंग जाएंगे तो फिर तो आपको पूरे 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 पे कैलकुलेट 20% टैक्स देना पड़ेगा। शेयर डिवेंचर वाले केस में तो वो सीधा सीधा रूल है ना 12.5% का, उसमें जी जी इंडेक्सिंग का ही कहाँ। जी 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 सर, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। और बताइए सर। किसी और की भी कोई क्वेरीज है क्या अंकित जी? जी सर। किसी की और भी कोई क्वेरीज है? हालांकि बहुत अच्छे से समझाया सब सर ने, कुछ और हो तो पूछ लो। किसी भी सदस्य कोई क्वेरी हो तो प्लीज। हेलो आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी हो। हेलो जी जी बताइए रिशांत जी। सर नमस्ते सर, एक मेरा क्वेश्चन था। बताइए। हेलो हाँ अ, बोलिए। अ, एक पार्टी ने 71 लाख की वैल्यू का प्रॉपर्टी ली थी। हाँ तो उस पार्टी ने जिसने परचेस की थी उसने 15 लाख रुपए एडवांस के रूप में जमा कर दिया था। किस में जमा कर दिया था? पार्टी को दे दिया था बैंक से। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए, बताइए, आवाज थोड़ी तो तेज करिए। जो सर तो टीडीएस जमा होएगा उस पर कितने परसेंट होगा? किसमें? कितने? मैं अभी क्वेश्चन समझ नहीं पाया, मैं आपको बताइए, फिर से बताइएगा। मैं ये कह रहा था कि दो पार्टी हैं, एक पार्टी ने परचेस की थी 71 लाख रुपए की बिल्डिंग। ठीक है। 50 लाख से ऊपर है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल हो गया। हाँ। तो सर टीडीएस अब जमा होएगा। हम्म जैसे उन्होंने एडवांस में 15 लाख रुपए इनिशियली दे दिया था, हम्म रजिस्ट्रेशन से पहले, रजिस्ट्री नहीं हुई थी उसमें पहले दे दिया था 15 लाख रुपए। हम्म
तो टीडीएस का जमा होगा, कितने रुपए जमा होगा? टेक्निकली तो जिस दिन पहला पैसा आया हर एक पे ही जमा होना चाहिए, लेकिन अगर आपका एडवांस 15 लाख रुपए, तो कम से कम जब 50 लाख की रकम क्रॉस हो रही है तो उस पर तो डेट वही डालिएगा, पहले की डेट मत डाल दीजिएगा 15 लाख पहले मिल चुका है, वरना नोटिस आ जाएगा डिपार्टमेंट से। तो 50 लाख जिस दिन क्रॉस हो रहा है उस दिन की डेट डाल के आप टीडीएस जमा करा। 71 लाख पे ही पूरे पे टीडीएस जमा हो जाए, एक अच्छा, पर्सेंट। पूरा 73 लाख में डेट उसकी आखिरी वाली डालिएगा, पहले वाली 15 लाख की डेट मत डाल दीजिएगा, वरना नोटिस आ जाएगा। ठीक है। हाँ। ये सर ये जो 26 क्यों भी देते हैं उसमें फॉल्ट है सर ये वाला, क्या? जो आपने बताया 15 लाख पहले वाला नहीं डालना, अगर वो क्योंकि उसमें ऑप्शन तो है ना, अगर आपने इनिशियल पेमेंट दे रखी है तो वो वो बताओ। है उसके अंदर है, आप तो उसमें ये डेट आप आखिरी डाल देते हो तो फिर उसकी कोई पकड़ नहीं हो पाती है। वो तो जो प्रॉपर्टी हमने अभी खरीदी है, अभी तो हमने इनको 15 लाख हाँ, वैसे ही दिए थे, ये तो हम उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और अगर आपने ये लिख दिया 15 लाख हमने प्रॉपर्टी के एडवांस में दिए, तो उसको 15 लाख पहले का दिन से टीडीएस है, टीडीएस काटना पड़ता वो टीडीएस 15 लाख ही आएगा, उसके बाकी पे नहीं आएगा वो। है। हाँ ये फॉर्म गलत है, ये फॉर्म में इसमें फॉल्ट है सर इसमें। हाँ हाँ, फॉल्ट है, लेकिन वो अल्टीमेटली एट एंड जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर टीडीएस पूरे पे कटना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे साथ 2-3 केस में ऐसा हुआ सर, ये जो आप बता रहे हो। या उसमें आप वो एक्चुअली लोग डेट कई बार पहले की डाल देते हैं और टीडीएस बाद में काटते हैं, वहां तो नोटिस आना आना निश्चित ही है। हाँ आना है, आना है, बिल्कुल सही हाँ बात है, हाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ। किसी और सदस्य की कोई क्वेरी हो तो प्लीज। सर एक ऐसा था, जो पार्टनरशिप डीड रहती है हाँ, उसमें जो नॉन वर्किंग पार्टनर का मेंशन करना जरूरी रहता है, पार्टनर मेंशन रहेगा तो उसमें नॉन वर्किंग को प्रॉफिट शेयरिंग हो सकती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी नहीं मिल सकती। आप जिक्र करो, आपने पार्टनर को जो सैलरी दी है वो सारे वर्किंग पार्टनर हैं। जी। अगर वर्किंग पार्टनर है तभी आप उन्हें सैलरी दे सकते हो, नॉन वर्किंग पार्टनर को आप सैलरी नहीं दे सकते हो। तो नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकते हो, नॉन को खाली प्रॉफिट का पार्ट जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगी, सैलरी सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स में। क्या सर डीड में भी मेंशन करना रहेगा कि ये नॉन वर्किंग पार्टनर है? अब नॉन वर्किंग मत लिखो, आप जिसको सैलरी दे रहे हो वही वर्किंग माने जाते हैं। अच्छा आप लिखोगे सैलरी नहीं दे रहे हो तो नॉन वर्किंग तो वही गए। जी, थैंक यू सर। हाँ जी सर। किसी और सदस्य की कोई क्वेरी हो तो प्लीज, वरना आज सर का बड़ा अच्छा सेशन रहा और सर ने बड़ी बारीकी से हमें समझाया है। सर तो कोई सर इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड का बता दो थोड़ा बहुत, इसका शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म का। हाँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग कैपिटल का अगर लॉस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड 7 साल तक हो सकता है, अगले सालों में अगर आपकी इनकम होगी उससे एडजस्ट हो जाएगा। सेट ऑफ का हाँ, सेट ऑफ है, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड, लेकिन रिटर्न टाइम पे भरी हुई होनी चाहिए बस, तभी कैरी फॉरवर्ड होगा। सर एक शॉर्ट न्यू प्रोविजंस में क्या सर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं क्या सर? हाँ हाँ, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, ओके सर। उस पर रिस्ट्रिक्शन मतलब 2 लाख मतलब रुपए हो बिल्कुल सकता बिल्कुल ही नहीं कर सकते या 2 लाख रुपए है, तक? 2 लाख तक का हो सकता है। तो वो तो सर पहले भी था, 2 लाख तक हो सकता है। 2 लाख नहीं, अब क्या है उसके अंदर ज्यादा, अभी मैं आज उसको देखा नहीं, मैं और बता दूंगा आपको बाद में, लेकिन उसके अंदर क्या है कि आपके जो वर्क इन प्रोसेस है, मकान मकान जैसे मकान पीरियड में इंटरेस्ट जो देते हो, लॉस तो उसी वजह से होता है और कोई लॉस का कारण है नहीं, यस इंटरेस्ट ऑन यस हाउसिंग लोन ही होता है। तो यस। अगर मकान नहीं बना है तो वर्क इन प्रोसेस में वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 5 साल में उसको होगा। अदरवाइज जो लॉस है, अदरवाइज कोई लॉस है तो 2 लाख रुपए तक का है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड। ओके ओके सर, थैंक यू सर, सेशन बहुत अच्छा था सर। पृथ्वी सर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, आपने एक्सप्लेन किया, अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। पृथ्वी सर आ जी जाइए सर। सर का धन्यवाद के लिए। जी सर। सभी आदरणीय मित्रों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। समापन हमारे उपकाश के सफल 284 सफल वेबिनार में हम सभी हमारे आदरणीय मित्रों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। समापन सत्र में हमारे आज के जो हमारे आदरणीय सीए सर्वेश वाजपेयी जी ने हमें आज जो बहुत गहनता से नॉलेज दिया,
उसका हमारे समस्त आदरणीय मित्रों की ओर से, हमारे समस्त संगठन जिसमें उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन एमपी तथा सभी मित्रों की ओर से हम सीए सर्वेश वाजपेयी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने हमें आज ज्ञान की गंगा दी है, नॉलेज दिया है, उसके लिए सभी की ओर से आपको आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मच सर। हम थैंक यू, हमारी ओर से समस्त मित्रों की ओर से माता सरस्वती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वो ऐसे ही आप पर कृपा बनाए रखे और आप हमारा यूं ही हमेशा मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। आप लोगों ने बहुत पेशेंटली सुना, हमें इतना समय दिया, आपके साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका पीछे मेमेंटो बहुत दिख रहे हैं सर आपके। थैंक यू सर, थैंक यू। समापन को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के प्रथम सत्र के वक्ता, अभी तो अजय सर का तो अभी क्लास शुरू होगी। अच्छा जी, थैंक यू अभी सर। तो बस सर का थैंक करना था, अब अजय सर आगे कंटिन्यू करेंगे सर। थैंक यू सर। अनम्यूट कर लीजिए अजय सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी गुड इवनिंग सर। आज मुझे लगता है हम लोग वैसे ही काफी बियॉन्ड इस टॉपिक के जा चुके थे, सब कुछ डिस्कस किया था, फिर भी कोई इश्यू तो उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं सर। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अगर कुछ भी कोई इशू हो, कोई चीज हो, तो अजय सर को। सर आप ही आज थोड़ा सा अपने टॉपिक पे कुछ बताना चाहे, पहले वो बताते फिर क्वेरीज कर लेते। मुझे लगता है कि सभी लोग काफी देर से सुन रहे थे, ऑलमोस्ट 1.5 आवर से ऊपर से। तो इसको हम लोग कोई स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसी को ही देख लेते हैं। अच्छा सर या मैं फिर किसी का एक क्वेरी पूछ रहा हूँ एक। प्लीज सर। सर मेरा एक केस अपील में था जी, फर्स्ट अपील अथॉरिटी पे सर। फर्स्ट अपील पे था, तो उन्होंने पहले आईटीओ ने उसकी 271F की पेनल्टी लगा दी, 272(1)D की पेनल्टी लगाई थी 20,000 रुपया और 71F की 5,000 रुपया। तो अपील में केस रिमांड में चला गया डी न्यू असेसमेंट के लिए, तो वो पेनल्टी का क्या बनेगा सर उसका? सर एक मिनट, आपने मेरे को बोला 272(1)D की लगाई थी, वो उसका 142(1) का उसने अटेंड नहीं किया। 272(1)D सर, 272 वो डायरेक्टली सर असेसमेंट से नेक्सस नहीं रखता है, इसलिए उसके सेटिस्फाइड होने के बावजूद भी वो सर्वाइव करेगी सर। तो वो आपको एक रीजनेबल कारण बनाना पड़ेगा। केवल 273 में जो मुझे उसकी इम्यूनिटी मिलेगी कि मेरा एक रीजनेबल कारण था, इस कारण से मैं नहीं कर पाया था, उसके सब्सिक्वेंट डेट में उस पर्टिकुलर अगर कोई है तो उसको मैं एग्जाम्स आपको नहीं बता सकता, इस पर्टिकुलर नोटिस की नॉन कंप्लायंस हुई थी, बट उसके सब्सिक्वेंट कोई मेरा असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ था, तो मैंने उसमें उसकी रिटेन मैंने उसको जो नोटिस दिया था मैंने उसको सारा सबमिट किया है, और असेसमेंट ऑर्डर इसमें 144 हुआ है या 143 हुआ है? ये 144 में हुआ था पहले, उसका मतलब अपील वाले ने इसको रिमांड कर दिया केस है। पेनल्टी अभी हम दोनों पेनल्टी उसने जो पेनल्टी की अपील करी थी वो पेनल्टी उसने डिसमिस करती अपील दोनों। सर वो कर देंगे, क्योंकि अगर वो उसके सब्सिक्वेंट भी कोई जवाब नहीं दिया था और कोई रीजनेबल ग्राउंड से जस्टिफाइड नहीं कराया था, तो मेरे हिसाब से वो पेनल्टी सर्वाइव करेंगी, उसको सस्टेन करेंगी। कोई रेमेडी इसके लिए? अपील फाइल कर सकते हैं और अभी भी कोई रीजनेबल कॉज है उससे लिंक कर सकते हैं 273B के में, हम उसको कर सकते हैं सर। रीजनेबल कॉज बनाना पड़ेगा, क्या कारण थे, हम लोग क्यों नहीं कर पाए थे, और आईटीआईटी में जाना पड़ेगा। आईटीआईटी में जाना पड़ेगा सर। और इसका आईटीआईटी के बिना और कोई भी नहीं सर। अपील एक बार सीआईटी से डिसाइड हो चुकी है सर, डिसमिस हो चुकी है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। किसी और सदस्य कोई क्वेरी हो तो प्लीज। सर एक आईटीआर के रिगार्डिंग पूछना सर कुछ? आईटीआर पूछ लीजिए सर। आईटीआर थोड़ी सी मेरी लिमिटेशन होती है सर, फिर भी पूछिए सर, कोशिश करूंगा जी। जैसे न्यू रेजमी में है तो क्या हम कौन सी डिडक्शंस ऐसी हैं जिसको हम क्लेम कर सकते हैं? सर जिससे मुझे लगता है कि इन सैलरी इनकम में मुझे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मुझे अलाउड है।
नहीं, उसके अलावा जैसे एलटीए वगैरह होता है या कुछ इस तरह के, सैलरी में तो जैसे सैलरी में तो और कोई नहीं, केवल उन्होंने जो 50,000 रुपए का जो पेंशन प्लान होता है उसके ऊपर वो अलाउड कर रखा है। पेंशन प्लान है वो अलाउड है सर। पीपीएफ का इंटरेस्ट नहीं, एग्जेम्प्टेड है सर इसमें? पीपीएफ नहीं अलाउड होगा सर, वो एटीसी नहीं मिलेगा नहीं, सर। पीपीएफ का इंटरेस्ट, पीपीएफ का वो इंटरेस्ट। तो एग्जम्प्ट इनकम है ना सर, वो तो पीपीएफ का पीपीएफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो एग्जाम्प्ट ही है ना सर। हाँ एग्जाम्प्ट है वो तो इनकम ही एग्जाम्प्ट है सर। तो एक बार तो ऐड करनी पड़ेगी ना हमें सर इसको। नहीं सर, वो ऐड कर सर, वो एग्जम्प्ट इनकम में डाल दो। एग्जाम्प्ट में ही जाती है ना सर, ऐड तो नहीं होती ना, वो किसी स्लैब वगैरह किसी के लिए भी नहीं आती ना सर पीपीएफ की इंटरेस्ट इनकम तो। शो केवल तो डिस्क्लोजर पॉइंट्स है, डिस्क्लोजर पॉइंट्स है केवल। हाँ डिस्क्लोजर तो करनी पड़ेगी ना जी। जी जी, डिस्क्लोजर पॉइंट्स है, बट वो कहीं भी स्लैब वगैरह में कहीं काउंट नहीं होती, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द जीटीआई। ठीक 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 सर। जी सर जैसे क्या होता है कि अभी काफी सारे सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जी तो उनको मोबाइल का, नेटवर्क का, इंटरनेट के इस तरह के एक्सपेंसेस सर, ये मिलते हैं। रियम्बर्समेंट है सर, ये रियम्बर्समेंट, ये अलाउंसेस या डिडक्शन नहीं है सर, ये रियम्बर्समेंट है। रियम्बर्समेंट में उन्होंने बोल रखा है जो ऑफिस की ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए दिए जाते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्चुअली इनकर्ड, वो आपके डिडक्शन अलाउड होता है सर। ये अलाउंसेस नहीं है सर कोई भी, ये अलाउड लेकिन वो होंगे सर सर। फॉर्म जी 16 में तो अलाउंसेस में ही दे रहे हैं ना सर उनको। वो तो मुझे लगता है अलाउड होने चाहिए, मैं फिर भी एक बार चेक करके मंडे आपको बता दूंगा अंकित जी, है ना। सर मेरे वो से अलाउड हो जाएंगे, वो तो एक्चुअल में पे कर दिए गए क्योंकि ना, वो ऐसे मान वो लिया आपको जाएगा। ऑफिस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दी जाते हैं सर, वो हाँ रियम्बर्समेंट। हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है, जो फॉर्म 26 AS है उसमें भी टोटल अमाउंट आ रही है, तो वहां पे अगर हम अमाउंट मिसमैच करते हैं, मैं समझ उतने गया सर, लेस मैं करके समझ गया डालते सर, हैं वो तो मिसमैच दिक्कत आएगी आती है होगा सर। क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन उसकी अलाउड नहीं करी है। उसको मैं एक बार देख लेता हूँ सर, ठीक वो मैं आपको ट्यूसडे बता दूंगा प्लीज। ठीक ग्रुप में डाल दूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा सर ट्यूसडे को। ठीक 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 है है सर। ठीक। बाकी सर आज अभी कोई क्वेरी नहीं आ रही है सर, आप तो अभी समापन टेंशन करते हैं सर। ठीक है सर प्लीज। फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं सर। पृथ्वी सर। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। सभी मित्रों को नमस्कार, प्रणाम। हमारा समापन को हम आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे कंप्लेक्स के मुख्य वक्ता श्री अजय कुमार अग्रवाल जी का हमारे समस्त आदरणीय मित्रों की ओर से जो इस वेबिनार में है तथा समस्त संगठन की ओर से हमारे आदरणीय श्री अजय अग्रवाल जी जिन्होंने आज हमें इनकम टैक्स पर अच्छे से नॉलेज दिया, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं सर। धन्यवाद आपका, हम सभी आपके लिए बहुत आभारी है सर। ऐसे ही हमें हमारा नॉलेज बढ़ाते रहिएगा सर। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू अजय जी, थैंक यू सर। समापन को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे आज हमारे वेबिनार में हमारे परम मित्र श्री अंकित गर्ग जी जो हमारा नॉलेज जीएसटी में बढ़ाते हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त प्रकट करते हैं हमारे ओर से, हमारे समस्त मित्रों की ओर से। आदरणीय अंकित गर्ग जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। समापन को आगे बढ़ाते हुए हमारे शैलेश विश्वकर्मा जी का भी हम सभी मित्रों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू शैलेश जी। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संजय भटनागर जी का भी हम सभी मित्रों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू लॉट्स ऑफ थैंक। आगे बढ़ते हुए पुनः हमारे आज के वेबिनार के जनक हमारे आदरणीय हर्ष शर्मा जी जो हमारे लिए हर सप्ताह ऐसे अजय अग्रवाल जैसे हीरे लाकर हमारा ज्ञान अर्जन कराते हैं, उनका हम सभी मित्रों की ओर से हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, थैंक यू सर। आभार आपका, धन्यवाद आपका सर, थैंक यू वेरी मच। वेबिनार से जुड़े समस्त हमारे आदरणीय मित्रों को भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने धैर्य पूर्वक आज हमारे आदरणीय सर्वेश वाजपेयी जी को और हमारे अजय अग्रवाल जी को सुना। उसके लिए हम सभी मित्रों का मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू सभी के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। समापन को हम आगे बढ़ाते हुए पुनः सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करेंगे अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े हो जाए। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की जय। जय वंदे मातरम। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक फिर